आप सभी को मेरा नमस्कार है मेरे भाई। देखो, सबसे पहली बात है ना सर कि आज की क्लास में जो हम बातें करने वाले हैं ना उसका नाम है जैव पराक्रम। और इस बात को आपको समझते होंगे कि बायोलॉजी में सबसे बेहतरीन चैप्टर अगर कोई है तो वो सबसे पहला चैप्टर है और आज हम उसी की बात करने वाले हैं मेरे भाई। लेकिन सबसे पहले तो हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि इस चैप्टर से जितना भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है ना वो सभी ऑब्जेक्टिव के ऊपर बातें करेंगे, क्योंकि इस क्लास में जो हम बातें करने वाले हैं ना वो ऑब्जेक्टिव के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव के ऊपर हम बातें करने वाले हैं। यानी जैव पराक्रम से आज के बाद आपसे एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, क्योंकि इस क्लास में हमने आपको बुक से भी क्वेश्चन लाया है। पिछले 10 साल में जितना भी पहला चैप्टर से सवाल पूछा है वो भी हमने उठा करके लाया है, मॉडल पेपर से भी हमने सवाल उठा करके लाया है। तो इससे बाहर पूछने की कोई मजाले नहीं बनता है मेरे भाई। तो चलते हैं सर, क्लास को कर देते हैं आगाज। और थोड़ी सी सर हम बीच में बहुत ज़्यादा छुट्टी भी दे दिए हैं, लेकिन अब मैं आपके लिए एक बड़ा गुड न्यूज़ देना चाहते हैं कि हम आपके लिए शाम को 8 बजे और सुबह को 7 बजे, हम आपके लिए शाम को 8 बजे और सुबह को 7 बजे ये 2 क्लास हम आपके लिए ला रहे हैं मेरे भाई, ठीक है। तो ये दोनों क्लास आपके नाम, ये क्लास ना तो मेरे नाम ना तो तेरे नाम, ये क्लास आपके बोर्ड एग्जाम के नाम। तो चलते हैं सर, क्लास को कर देते हैं आगाज। आप हो जाओ तैयार, रन अब होगा शुरुआत, ठीक है सर। आइएगा, देखिए सबसे पहला सवाल आपके सामने। और एक बात और बता देना चाहते हैं मेरे भाई, सबसे पहले हम आपको क्लास 10th में जितना भी सब्जेक्ट है ना, चाहे मैथ हो, चाहे साइंस हो, चाहे एसएसटी हो, चाहे हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे इंग्लिश हो, सभी चैप्टर का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव हम आपको यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे। हम और हमारी टीम पढ़ाएगी आपको, ठीक है सर। और क्लास 10th साइंस का हमने एक प्लेलिस्ट बना रखा है जहां पे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आपको पूरा चैप्टर का मिल जाएगा, ठीक है सर। बाकी जाकर के उसको आप देख लेना। चलते हैं मेरे भाई, तनी खटपट वाला क्लास ये होगा, ठीक है सर। आना पहला सवाल आपके नाम, कहता रक्त क्या है? तो रक्त खून है मास्टर साहेब। और रक्त क्या हो सकता है? नारे बाबा ना। रक्त क्या है? तो रक्त एक कोशिका है या उत्तक है या पदार्थ है या नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। रक्त क्या है मेरे भाई? देखो सर, एकदम जोश और जुनून और जज्बा में पढ़ना है, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से कहेगा ना सर कि रक्त क्या है। तो रक्त क्या है? तो रक्त एक क्या है? उत्तक है। आपसे कोई पूछेगा कि रक्त क्या है, तो रक्त ना तो कोशिका है ना तो पदार्थ है, ये रक्त क्या है? एक उत्तक है, ठीक है मेरे भाई। चलते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से सुनना। 2 नंबर सवाल कहता है ना जी कि निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? कोई कैसा अंग? तो उत्सर्जी अंग। हमसे पूछा है कि निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है। अगर आपसे बोलेगा उत्सर्जी अंग तो क्या वृक्क होगा या अग्नाशय होगा या आंख होगा या इनमें से कोई नहीं होगा? मेरे भाई मेरी बातों को समझना, जब आपसे बोलेगा उत्सर्जी अंग, क्या पूछेगा? उत्सर्जी अंग। तो उत्सर्जी अंग को ही हम लोग क्या कहते हैं सर? ये वृक्क। आपसे पूछेगा निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है, तो उत्सर्जी अंग का मतलब वृक्क, उत्सर्जित अंग का मतलब वृक्क, उत्सर्जी अंग का मतलब वृक्क, उत्सर्जी अंग का मतलब क्या? वृक्क, ठीक है सर। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला आइएगा सवाल नंबर 3 की तरफ। ये 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तनी गौर फरमाइएगा सर। ये 3 नंबर कहता है ना, और वृक्क का मतलब ही होता है किडनी। वृक्क का मतलब क्या होता है? किडनी। आइएगा, कहता है भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है, अपचयन अभिक्रिया है या विस्थापन अभिक्रिया है? आपसे पूछा है कि भोजन जो हम अपने शरीर में भोजन करते हैं, वो जो पचता है भोजन, तो वो जो हमारे शरीर में भोजन का जो पाचन होता है वो किस प्रक्रिया के तहत होता है? हमारे शरीर में जो भोजन का पाचन होता है ना मेरे भाई, वो हमारे उपचयन क्रिया द्वारा होता है। किसकी क्रिया द्वारा होता है? उपचयन क्रिया द्वारा होता है। हमने क्या बोला है कि हमारे शरीर में जो भोजन का पाचन होता है वो किस क्रिया द्वारा होता है? तो हमारे शरीर में जो हम भोजन खाते हैं और जो आचन पाचन होता है, अलकर जलकर चीज खाएं सब शरीर हमारा काम कर गया, तो हमारे शरीर में जो भोजन का पाचन होता है ना मेरे भाई, वो होता है उपचयन क्रिया द्वारा। ना तो संयोजन द्वारा होता है, ना तो अपचयन द्वारा होता है, ना तो विस्थापन द्वारा होता है। तभी तो कहोगे कि हमारा उपचयन द्वारा होता है। कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, और जैसा मेरा प्यार है
जान तुझे किया हूं। आना सर, कहता है ना मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। देखो मेरे भाई, आपसे पूछेगा मानव हृदय में, कौन सा हृदय में, तो मानव हृदय में, कौन सा हृदय में, मानव हृदय में, मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। कितने कोष्ठ होते हैं, 4 कोष्ठ होते हैं। कभी कभी आपसे पूछेगा मानव हृदय में, कब, ये भी नोट कर लेना, क्योंकि मेरे पास पढ़ने का सबसे बड़ा खासियत यही है कि हम तुमको सिर्फ ए बी टिक नहीं कराएंगे सर, इससे रिलेटेड जितना भी सवाल पूछेगा वो सब कुछ हम आपको पढ़ा देंगे। कभी कभी आपसे पूछेगा मानव हृदय में, मानव हृदय में कितने बेसम होते हैं, मानव हृदय में कितने बेसम, कितने बेसम होते हैं, कितने बेसम होते हैं, भी कभी कभी पूछता है, और कभी कभी नहीं सर, ये बहुत बार पूछा है, ठीक है। मानव हृदय में कितने बेसम होते हैं, मानव हृदय में कितने बेसम होते हैं। आने मेरी बातों को, इधर से जरा मेरी बातों को समझना। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, कोष्ठ या फिर से हम लोग कहते हैं कोष्टक, ठीक है। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, यानी 4 कोष्ठ कहने का मतलब ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। लेकिन कभी कभी आपसे पूछेगा कि मानव हृदय में कितने बेसम होते हैं, तो मानव हृदय में 4 गो कोष्ठ होता है और 4 गो बेसम भी होता है, ठीक है सर। हमने क्या बोला है कि मानव हृदय में 4 गो कोष्ठ भी होता है और 4 गो बेसम भी होता है मेरे भाई, ठीक है। और आप लोग 25 अगस्त से तैयार हो जाइएगा, शाम को 8 बजे, सुबह को 7 बजे हम आपके साथ रूबहू डेली होंगे सर। अगर जिस दिन आपका क्लास गैप हो जाएगा ना, तो समझ लेना मास्टर का बड़ा हालत ख़राब है, लेकिन हम अपने तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपका क्लास मिस ना करें। तुम लोग पैसा नहीं दिया है रे बकलूला। आइए इधर सर, आइएगा तनी सवाल नंबर कितना 5 की तरफ। एक बात और बता देना चाहते हैं मेरे भाई कि जिन लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए ना सर, ये वाला पूरा का पीडीएफ चाहिए ना, तो आप लोग टेलीग्राम पे जाइएगा, ठीक है। और टेलीग्राम पे जाकर के सर्च कीजिएगा संदीप कुमार ऑफिशियल। आप लोग टेलीग्राम पे जाना और टेलीग्राम पे सर्च करना संदीप कुमार ऑफिशियल, मेरा आईडी खुल जाएगा, उसी में आपको सारा पीडीएफ मिल जाएगा। जिनको शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से हमसे प्यार है ना, तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी ज्वाइन कर लेना। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है संदीप, फॉलो कर नो लेना मेरे भाई, संदीप 18420। फेसबुक आईडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है फेसबुक पेज का, ठीक है। चलते हैं सर, बाकी हम लोग सवाल की दुनिया में बातें करते हैं। आना क्या कहता है सवाल नंबर 5 की तरफ। 5 नंबर कहत है ना जी, तनी गौर से पढ़िएगा जी। कहता है ना कि रच्छी कोशिकाएं पाई जाती है कहाँ, राछी, कौन छी, राछी। कहेगा रच्छी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है, समस्या बड़ा गंभीर वाला है सर। जैसे बोलेगा रच्छी कोशिकाएं, कौन कोशिकाएं, आपसे बोलेगा मेरे भाई रच्छी कोशिकाएं, रच्छी कोशिकाएं, रच्छी कोशिकाएं। तो रच्छी कोशिकाएं जो होती है ना सर, वो आपको पत्तियों में पाई जाती है। किस में पाई जाती है, पत्तियों में पाई जाती है। किसमें मेरे भाई, तो पत्तियों में पाई जाती है मोहतरमा, ठीक है। आपसे कोई पूछेगा कि रच्छी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है, तो रच्छी कोशिकाएं, तो रच्छी कोशिकाएं पत्तियों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, पत्तियों में पाई जाती है। अरे पढ़ाई में वो दम ना, पढ़ाई वो पढ़ाई कैसा जो क्लास में याद ना हो जाए, और वो स्टूडेंट कैसा जो टॉपर में जिसका नाम ना आ जाए। सर मुझे आता नहीं है, ठीक है, कभी कभी गलती से बोल देते हैं सर। आइएगा सवाल नंबर 6 की तरफ। कहता है ना सर कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। हमारे शरीर, हमारे पौधे में, हमारे जितने भी पेड़ पौधे हैं उसमें जो वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया होती है वो कहाँ पे होती है। पेड़ पौधे में वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया होती है वो कहाँ पे होती है, तो पेड़ पौधों में जो वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया होती है वो जड़ में नहीं होती है, तना में नहीं होती है, पत्ते में होती है। कहाँ पे होता है, पत्ता में होता है। पेड़ पौधों में जो वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया होती है, हमारे पेड़ पौधों में जो वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया होती है वो कहाँ होती है, तो वो हमारे पत्ता में होती है। कहाँ पे होती है मेरे दोस्त, पत्ता में होती है, ना कि फूल में होती है, ठीक है। हमने क्या बोला है कि हमारे पेड़ पौधों में जो वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया होती है वो कहाँ होती है, तो हमारे पेड़ पौधों में जो वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया होती है वो हमारा पत्ता में होती है। कभी कभी आपसे ये भी पूछेगा कि पेड़ पौधे का पत्ता हरा किसके कारण होता है।
पेड़ पौधे का पत्ता हरा किसके कारण होता है? तो क्लोरोफिल के कारण होता है। ठीक है सर। सवाल नंबर कितना की तरफ आइएगा? सवाल नंबर 7 कहता है कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? आपको कमेंट करना पड़ेगा, ये कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली है सर। और आपको ये भी बताना होगा कि ये क्लास आपको कैसा लग रहा है। ये सच में अगर आपको ये क्लास अच्छा लग रहा है ना तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, और जिनको ये क्लास अच्छा नहीं लग रहा है वो भी कमेंट कर देना, क्योंकि संदीप कुमार सबकी बातें सुनता है और सबकी बातों को गहन अध्ययन करके इस चीज़ों को हम पूरा करने की कोशिश करते हैं। शायद आपका प्यार और हमें आगे ले जाए। आइएगा सर। कहता है ना कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? परागमय है, अपरागमय है, अर्धपरागमय है, इनमें से कोई नहीं। देखो सर, जैसे नाम आए कोशिका झिल्ली, अरे कौन झिल्ली? सब कोई मेरे साथ बोलेगा। जैसी बोलेगा कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है, आपसे पूछेगा कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है, तो कोशिका झिल्ली ना तो परागमय झिल्ली है ना ही अपरागमय झिल्ली है, कोशिका झिल्ली अर्धपरागमय झिल्ली है। आपसे कोई पूछेगा कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है, तो कोशिका झिल्ली अर्धपरागमय झिल्ली है। कैसी झिल्ली है? अर्धपरागमय झिल्ली है। एकदम सर हम लोग एकदम हाई स्पीड वाला वोल्टेज पकड़ करके चलेंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग का सपना एक ही है कि अब की बार टॉपर की लिस्ट में मेरा नाम आनी चाहिए सर। और क्योंकि जिस प्रकार से आप सब ने मिसाल कायम किया 2022 में, 2023 में, 2023 में हमारे यहाँ आया 475। एगो का 480 था, लेकिन उसको कुछ लोग ने टीन लिया तो सबसे हमें मतलब नहीं रहता है। लेकिन सर मैं आपके लिए जीता हूँ, ये बात आपको अब 10 दिन के अंदर पता चलेगा, और वो अपने हर दोस्तों तक फैला देना। कहना कि मात्र संदीप कुमार का 3 क्लास करो, और चौथा क्लास करने से पहले अपने दिल से पूछना कि सच में संदीप कुमार कैसा पढ़ाता है और सच में संदीप कुमार का क्वेश्चन लड़ता है कि नहीं लड़ता है, तभी मेरा चौथा क्लास करना मेरे भाई। और ये यूट्यूब पे एक ऐसा टीचर है, मैं अपने आप को बेहतर नहीं बता रहा हूँ मेरे भाई, मैं अपने चीज़ों को मैं आपके सामने बता रहा हूँ। ठीक है सर। एक बात और बता देना चाहता हूँ मेरे दोस्त, क्योंकि लोगों ने बड़ा दिल से ये चीज़ को छुआ है। सर हम आपके लिए पूरे क्लास 10th का ऑल सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव हमने आपके लिए लेकर के आया है सर। अगर इस चीज़ की अगर पूरी कहानी मैं बताऊँगा ना मेरे भाई तो आप इमोशनल हो जाइएगा। मैं 1 मार्च से लेकर के 1 जून तक हमने सिर्फ ये पूरे अपने हाथों से लिखा, फिजिक्स, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत, सब सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव हमने अपनी हाथों से छाटा और हमने अपनी भाषा में लिखा। पूरे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव हमने अपने हाथों से छाटा। फिर हमें लगा कि नहीं चलो अब इसे टाइपिंग करवानी चाहिए, क्योंकि बच्चा का पैसा बच्चे तक जाएगा तो मज़ा आएगा। फिर हमने उसको टाइपिंग करवाया टाइपिस्ट से, और टोटल सब्जेक्ट का हमने चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बनवाया। सिर्फ मैथ नहीं है सर, सोशल साइंस में आपको सभी सब्जेक्ट है, मैथ साइंस में आपको तीनों हैं, हिंदी बुक प्लस ग्रामर दोनों है, इंग्लिश बुक प्लस ग्रामर दोनों है, संस्कृत बुक प्लस ग्रामर दोनों है, यानी सभी सब्जेक्ट है, सिर्फ मैथ नहीं, क्योंकि मैथ मैं पढ़ाता हूँ यूट्यूब पे। अब मैथ का मतलब ठीक है सर। जिन लोगों को लेना है तो इसका 25 अगस्त तक ऑफर चल रहा है मात्र 150 रुपया में, लेकिन 25 अगस्त के बाद इसका प्राइस हो जाएगा 199 रुपया। तो जिन लोगों को लेना है तो आपके सामने नंबर दिखाई दे रहा होगा 7295 वाला नंबर, उसी नंबर पे आपको 100, अगर आप 25 अगस्त के अंदर लेते हैं तो 150 पेमेंट कर दीजिएगा, और 25 अगस्त के बाद लेते हैं तो 199 पेमेंट कर दीजिएगा। आप किसी से भी पेमेंट करवा सकते हो, खुद से भी कर सकते हो, अपने दोस्त से भी करवा सकते हो, अपने भाभी से भी, साली तो नहीं होगा, किसी से भी पेमेंट करवा करके आपको इसी व्हाट्सअप नंबर पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजना है, ये 72 वाले नंबर पे। जैसे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजिएगा और मैसेज में लिख दीजिएगा कि मुझे 10th का नोट्स चाहिए, मिनट भर के अंदर में आपके पास सारे नोट्स आपको तुरंत मिल जाएगा, 1 मिनट के अंदर। बाकी थैंक यू। आइएगा सर, ये सवाल क्या कहता है कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है, तो अर्धपरागमय झिल्ली है। आइएगा सवाल नंबर कितना की तरफ सर, तो सवाल नंबर 8 की तरफ। 8 नंबर क्या कहता है, मानव हृदय में पाए जाते हैं क्या, मानव हृदय में पाए जाते हैं क्या, 3 वेशम, 4 वेशम, 5 वेशम, 2 वेशम। मानव हृदय में क्या पाए जाते हैं, मानव हृदय में 4 कोष्ठ पाए जाते हैं, तो बेसम कितने पाए जाते हैं हमने आपको पढ़ाया है। और जो इस सवाल का
सही और सटीक जवाब कमेंट बॉक्स में देगा ना, उसको हम अपना पक्का अपनी साली नीलाम कर देंगे आपके नाम। आ जाइएगा सर। हमने क्या बोला है कि मानव हृदय में पाए जाते हैं 4 कोष्ठ पाए जाते हैं और कितने बेसम पाए जाते हैं, हमने आपको अभी पढ़ाया है। तुरंत इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। सवाल नंबर आना 9 की तरफ। 9 नंबर सवाल का कहत है जी कि कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? क्या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया या शोषण की क्रिया? देखो सर, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया या फिर वाष्पोत्सर्जन की क्रिया, ये जो हमारा है वो सभी जीवों के लिए अनिवार्य नहीं है। हमसे पूछा है कि कौन सी क्रिया, ये पूरे धरती पे जितने भी प्राणी हैं, सजीव प्राणी जितने भी है, पेड़ पौधे जीव जंतु अल फल दुनियादारी जितने भी धरती पे है, वो सभी जीवों के लिए प्रकाश संश्लेषण और वाष्पोत्सर्जन जरूरी नहीं है। लेकिन इस दुनिया में जितने भी जीव हैं वो सभी के लिए शोषण की क्रिया जरूरी है। क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी? अरे एस या नो तो बोलो न जी, तो अगले सवाल की तरफ तो बढ़ो न जी। तो कहेगा कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? तो शोषण की क्रिया सभी जीवों के लिए क्या है? अनिवार्य है सर। ठीक है, आइएगा सवाल नंबर 10 की तरफ। 10 में मामला कहेगा फंसेंगे सर, लेकिन मामला फंसने नहीं देंगे सर। आइएगा, कहता है मानव में डायलिसिस थैली है। मानव में डायलिसिस थैली है कहाँ पे? तो नेफ्रॉन में, नेफ्रॉन या फिर न्यूरॉन या फिर माइटोकॉन्ड्रिया या फिर इनमें से कोई नहीं। हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा मानव हृदय में, सॉरी, मानव में डायलिसिस थैली है। मानव में डायलिसिस थैली, जैसे आपसे पूछेगा डायलिसिस थैली ना, जैसे आपसे पूछेगा डायलिसिस थैली, वैसे मार देना न्यूरॉन। क्या मार देना? न्यूरॉन। हमने क्या बोला है कि मानव में डायलिसिस थैली है। मानव में डायलिसिस थैली है कहाँ? तो न्यूरॉन। मानव में डायलिसिस थैली है कहाँ? तो न्यूरॉन। एक बार सबको ही मेरे साथ बोलना, जहाँ पे बैठे हो वहीं से बोलना। कितना लोग बाथरूमों में होगा, वहीं से बोलो ना रे, तभी ना अगल बगल मम्मी पापा भी सुनेगी तो कहेगी ना मेरा बच्चा तो पढ़ रहा है। हाँ, बोलते चलना। ठीक है, चलो आते हैं सर अगले सवाल 11 नंबर की तरफ। 11 नंबर क्या कहता है? कहता है ना सर कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? ये समझना कि आखिरकार में ये क्लोरोफिल है क्या, ये क्लोरोफिल क्या है और ये क्लोरोफिल का वर्णक का रंग कैसा होता है। तो क्लोरोफिल वर्णक का जो रंग होता है सर वो हमारा क्या होता है? हरा होता है। क्लोरोफिल वर्णक का जो रंग होता है वो कैसा होता है? हरा होता है। क्यों? क्योंकि क्लोरोफिल के कारण पेड़ पौधे की जो पत्तियां होती है वो हरे होती है। आपसे कभी कोई पूछेगा या फिर आप किसी से भी पूछिएगा कि पेड़ पौधे की जो पत्तियां होती है वो किसके कारण हरा होती है, तो पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती है वो क्लोरोफिल के कारण हरा भरा होता है। ठीक है, तो हमसे पूछा कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होगा, तो क्लोरोफिल के कारण पेड़ पौधे की पत्ते हरे होते हैं, तो क्लोरोफिल वर्णक का भी रंग कैसा होगा? तो हरा होगा। चलो आते हैं सवाल नंबर कितना? 12 की तरफ। 12 नंबर क्वेश्चन का कहत है जी, तनी गौर कीजिएगा। कहता है ना सर, हम ये पढ़ रहे हैं कि रिजल्ट का मतलब चलो हाँ ना सर, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? कहता है क्या कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? टीबी है, मधुमेह है, अनीमिया है या उच्च रक्तचाप है? आपसे पूछा कि हमारे रक्त में आयरन की कमी से, हमारे रक्त में आयरन की कमी से कौन कौन सा रोग होता है? तो हमारे रक्त में आयरन की कमी से जो रोग होता है सर वो होता है हमारा एनीमिया। क्या होता है सर? ये एनीमिया। लेकिन ये एनीमिया जो है वो हमारे भारत में पुरुष को ज़्यादा होता है महिला के अपेक्षा। कहता है कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है कौन सा? रक्त में, कहाँ पे? रक्त में ककर कमी से, तो आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग है अनीमिया। ये जो अनीमिया रोग है वो हमारे भारत में सबसे ज़्यादा
पुरुषों में होते हैं, महिलाओं में कम होते हैं। ठीक है, चलो आते हैं सवाल नंबर अगला 13 की तरफ। ये 13 नंबर सवाल तनी करेगा फेरा, संभल के सवाल को तनी बनैया जी। का कहत है कि स्वापोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्या? स्वापोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? स्वापोषी पोषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। स्वापोषी पोषण मतलब समझते हैं? स्वापोषी पोषण, हाँ हम सब स्वापोषी पोषण। कहता है स्वापोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? तो स्वापोषी पोषण के लिए क्लोरोफिल की मात्रा आवश्यक है, क्योंकि पेड़ पौधे को जब तक क्लोरोफिल नहीं मिलेगा तब तक वो हरा भरा दिखेगा नहीं, और जब वो हरा भरा दिखेगा नहीं तो हम सब कहेंगे कि वो पेड़ पौधा तो हरा भरा दिखिए नहीं रहा कर, मतलब वो पेड़ पौधा मर गया। गांव में ना होता है कि गांव में ऐसा होता है कि जो पेड़ पौधा हरा भरा नहीं दिखेगा ना तो गांव के लोग कहेगा ये पेड़ पौधा मरिए गया। तो यही होता है सर कि स्वापोषी पोषण के लिए क्लोरोफिल की मात्रा आवश्यक है, क्योंकि जब तक पेड़ पौधा हरा भरा होगा नहीं तब तक वहाँ से हम लोग को ऑक्सीजन मिलेगा नहीं, और जब तक हम लोग को ऑक्सीजन वहाँ से मिलेगा नहीं तब तक हम लोग बोलेंगे नहीं, भूलेंगे नहीं। ऑक्सीजन की मात्रा नहीं मिलेगा तो हम लोग बोलेंगे हाँ पेड़ पौधा हरा भरा है तभी तो उससे हम लोग को ऑक्सीजन मिल रहा है, तभी तो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं और पेड़ पौधा हमको ऑक्सीजन देता है ना। तो स्वापोषी पोषण के लिए क्लोरोफिल की मात्रा आवश्यक जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल भी जरूरी है। स्वापोषी पोषण के लिए क्लोरोफिल जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरी है। ठीक है, ये दोनों जरूरी है, और सूरज की प्रकाश भी जरूरी है। हाँ, यानी स्वापोषी पोषण के लिए उपयुक्त सभी जरूरी है। आपसे पूछा है कि स्वापोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्या? तो क्लोरोफिल भी आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी आवश्यक है तथा जल भी आवश्यक है, सूरज की प्रकाश भी आवश्यक है, यानी उपयुक्त सभी होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। आइएगा सवाल नंबर 14 की तरफ। क्या कहता है जी कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? संयोजन क्रिया द्वारा, प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा, अपघटन क्रिया द्वारा, इनमें से कोई नहीं। कितना लोग कह रहा कि मास्टर साहब ऐसा सवाल तो हमने पहली बार सुनबे किया है। हाँ देखो इधर हमसे पूछा है क्या कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। हमारे प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो संयोजन क्रिया द्वारा नहीं रहता है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा हमारे प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। कभी कभी प्रकाश संश्लेषण ना लिख करके लिख देगा प्रकाश परिकल्पनन, प्रकाश परिकल्पनन, प्रकाश परिकल्पन। ठीक है, प्रकाश परिकल्पना, कल्पना लिख देना, ना करना होता है। ठीक है, कभी कभी आपको बोलेगा कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, तो संयोजन क्रिया द्वारा नहीं रहता है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा रहता है। लेकिन कभी कभी प्रकाश संश्लेषण को ना लिख करके लिख देगा प्रकाश परिकलन द्वारा, परिकल्पनन द्वारा। तो आप समझिएगा कि हम आपको दोनों लिखा दिए, तो कहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो सकता है? कहीं नहीं प्रॉब्लम होगा जी। हाँ, आइएगा सवाल नंबर कितना 15 की तरफ। ये 15 नंबर सवाल क्या कहता है, तनी गौर कीजिएगा। ये कहता है ना कि रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? क्या बोला है कि रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? हमारे रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं, या फिर सीरम कहते हैं, या फिर लासिका कहते हैं, या फिर नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। हमसे पूछा है कि रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? तो रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं प्लाज्मा। क्या कहते हैं सर? प्लाज्मा। अब बोले तो ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल नंबर का कहत है जी, कहता है ना कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। कहता है कुटपाद किसमें पाया जाता है? ये जो कुटपाद है वो किसमें पाया जाता है? सर कुटपाद तो हमारे घरों में पाया जाता है। अरे बगलो लऊला कुटपाद नहीं, ये शरीर के अंदर होता है। कहता है कुटपाद किसमें पाया जाता है? पारामीशियम में पाया जाता है, अमीबा में पाया जाता है, यूग्लिन में पाया जाता है, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। आपसे अगर पूछेगा कि कुटपाद किस में पाया जाता है, जब बोलेगा कुटपाद तो कुटपाद जो होता है सर वो आपको अमीबा में पाया जाता है। कुटपाद
कुटपाद कहाँ पाया जाता है? तो ये कुटपाद जो है वो आपको अमीबा में पाया जाता है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। आइएगा सवाल नंबर 17 की तरफ। 17 में हो या खतरा रे बबुआ, तनी दिमाग में याद रखिए, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से। आइएगा सर जी, ये सवाल पूछे वाला है। हाँ, कहता है यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? यूरिया जो होता है सर वो रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? हमने क्या बोला कि यूरिया जो है वो रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? फेफड़ा से प्रवेश करती है, आकृत से प्रवेश करती है, वाष्प नालिका से प्रवेश करती है, या फिर वृक्क से प्रवेश करती है? हमसे पूछा है कि यूरिया जो है वो शरीर में कहाँ से प्रवेश करती है। यूरिया जो है वो हमारे शरीर में कहाँ से प्रवेश करती है? तो फेफड़ा से करती है, आकृत से करती है, श्वास नालिका से करती है, या फिर वृक्क से करती है? यूरिया जो है सर वो हमारे शरीर में आकृत से प्रवेश करती है। कहाँ से करती है? तो ये आकृत से करती है, ठीक है। यूरिया जो है वो हमारे शरीर में कहाँ से प्रवेश करती है? तो ये जो है हमारा वो आकृत से प्रवेश करती है। कहाँ से? आकृत से प्रवेश करती है। बोले तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए ऑप्शन कहते हैं सवाल नंबर 18 की तरफ आते हैं। 18 नंबर सवाल का कहते हैं जी, तनी दिमाग में रखिएगा। कहता है अस्टोमाटा पौधे के किस अंग में पाया जाता है? अस्टोमाटा, अरे कौन माटा, अस्टोमाटा पौधे के किस अंग में पाया जाता है? एक बार जरा शेयर कर देना मेरे भाई, अपने अपने दोस्तों को तक फैला देना। कहता है अस्टोमाटा पौधे के किस अंग में पाया जाता है? तना में पाया जाता है, पत्तियों में पाया जाता है, जड़ में पाया जाता है, इनमें से कोई नहीं। अस्टोमाटा कहाँ पाया जाता है सर? जैसे आपसे पूछेगा अस्टोमाटा ना, जैसे आपसे बोलेगा अस्टोमाटा, 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 अस्टोमाटा कहाँ पाया जाता है? तो ये अस्टोमाटा जो है ना सर वो आपको पत्तियों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? पत्तियों में पाया जाता है, ठीक है। आपसे कोई पूछेगा कि ये अस्टोमाटा कहाँ पाया जाता है, तो ये अस्टोमाटा आपको पत्तियों में पाया जाता है, ठीक है। अस्टोमाटा पत्तियाँ, अस्टोमाटा पत्तियाँ, अस्टोमाटा पत्तियाँ, अस्टोमाटा पत्तियाँ, ठीक है। चलिए आते हैं सवाल नंबर 19 की तरफ। ये 19 नंबर सवाल क्या कहता है, तनी गौर कीजिएगा। इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? मतलब ये 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो प्रकाश संश्लेषी अंग है? प्रकाश संश्लेषी अंग है। अच्छा, पत्तियां है संश्लेषी अंग? नहीं मेरे भाई, पत्तियां बिल्कुल संश्लेषी अंग नहीं है। हमसे पूछा इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? पत्तियां संश्लेषी अंग नहीं है। हरित लवण जो है वो प्रकाश संश्लेषी अंग है। हमसे पूछा है कि इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है, तो इनमें से जो हरित लवण है वो हमारा प्रकाश संश्लेषी अंग है। हमसे बोला है कि इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है, तो इनमें जो हरित लवण है वो हमारा प्रकाश संश्लेषी अंग है। चलिए आते हैं सवाल नंबर कितना, 19 हो गया, 20 की तरफ आते हैं। ये 20 नंबर सवाल का कहत है जी। 20 नंबर सवाल कहता है ना कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? हमारे अंदर सबसे बड़ी वाली जो ग्रंथि है वो कौन सी ग्रंथि है? तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर है, अग्नाशय है, या फिर अंडाशय है, या फिर नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। हमें बोला है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो लीवर होता है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा ग्रंथि होता है जी? तो लीवर होता है। इस बात को अपने दिल और दिमाग में याद कर लेना, वरना ये बात हमेशा हर साल पूछता है आपके एग्जाम में, तो आपके दिल में हमेशा याद होनी चाहिए नो जी। आइएगा, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? लीवर है। अगला सवाल नंबर कितना, तो 21 की तरफ आइएगा। 21 नंबर सवाल क्या कहता है कि वाष्पो उत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? शारीरिक है, भौतिक है, रासायनिक है, प्राकृतिक है, कैसी है? हमसे पूछा है कि वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है। कौन उत्सर्जन? वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? तो वाष्पोत्सर्जन ना तो शारीरिक है, ना तो रासायनिक है, ना तो प्राकृतिक है। हमारा वाष्पोत्सर्जन जो है वो हमारा भौतिक प्रक्रिया है। ये सब सवाल जो है ना सर वो बुक के अंदर से हमने उठा करके लाया, क्योंकि सर वो आपके सामने क्लास जो 1 घंटा का क्लास जो आपके सामने दिखता है ना सर, वो 1 घंटा के पीछे जो मेहनत होता है वो 5 घंटा होता है।
तभी तो आप सबने टैग लाइन दिया, रिजल्ट का मतलब एसके साइंस क्लासेस। बस मेरा हमेशा से मेरा कोशिश रहता है मेरे भाई कि हम जो भी करें तो वो आपके लिए करें और आपको अच्छा लगे। ठीक है सर, आ जाना। हमने क्या बोला है कि वाष्पो उत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है, तो वाष्पो उत्सर्जन जो है वो हमारा भौतिक प्रक्रिया है। ठीक है, अगला आते हैं सवाल नंबर कितना 22 की तरफ। ये 22 नंबर क्वेश्चन का कहत है जी, कहता है ना कि जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है। ये जो जठर ग्रंथि है वो कहाँ पाई जाती है, आंख में पाई जाती है, अग्नाशय में पाई जाती है, आकृत में पाई जाती है, अमाशय में पाई जाती है। हमसे पूछा है कि जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है। जठर, देखो सर हमें बोला है जठर ग्रंथि, तो जब बोलेगा जठर ग्रंथि तो जठर ग्रंथि पाया जाता है अग्नाशय में। कहाँ, अग्नाशय में नहीं सर, जठर, जठर अग्नाशय नहीं होगा, जठर जो होता है वो अमाशय में पाई जाती है। ठीक है, आपसे पूछेगा कि जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, तो जठर ग्रंथि अमाशय में पाई जाती है। ठीक है, जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है मेरे दोस्त, तो जठर ग्रंथि अमाशय में पाई जाती है। सवाल नंबर कितना, तो सवाल नंबर 23 की तरफ तनी आइएगा। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जी, 23 नंबर क्वेश्चन कहता है ना कि वृक्क का मतलब क्या होता है, वृक्क का मतलब होता है किडनी, किडनी, वृक्क का मतलब क्या होता है, किडनी। वृक्क के संचारात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, वृक्क के संचारात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, वृक्क के संचारात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं या फिर मूत्रवाहिनी कहते हैं या फिर ए और बी दोनों कहते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। वृक्क के संचारात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, तो वृक्क के संचारात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं नेफ्रॉन। वृक्क के संचारात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, अरे कौन इकाई, संचारात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, तो नेफ्रॉन कहते हैं। वृक्क के संचारात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, तो नेफ्रॉन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला आइएगा 24 नंबर की तरफ। 24 नंबर कहता है ना कि खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है, मनुष्य में पाया जाता है या फिर कॉकरोच में पाया जाता है या घोड़ा में पाया जाता है या ऊंट में पाया जाता है। ये सवाल का जो सही और सटीक जवाब देगा ना वो पक्का हम अपना साली से शादी करा देंगे। एक साली नहीं है, हमसे जब तुम लोग का पहले शादी हो जाएगा ना तो तुम लोग का साली सबको बांट देंगे। आ जाना बकलूल, इस सब बात में तो इंटरेस्ट लेवे करेगा। आ जाना सर। दिख रहा है सर यहाँ पे एक थोड़ा सा तबीयत खराब था ना तो ये छिला गया। ठीक है, आना। हमने क्या बोला है सर कि खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है, मनुष्य में पाया जाता है या फिर कॉकरोच में पाया जाता है या फिर घोड़ा में पाया जाता है या फिर ऊंट में पाया जाता है। जैसी बोलेगा खुला परिसंचरण तंत्र, अरे कौन तंत्र, खुला परिसंचरण तंत्र। तो खुला परिसंचरण तंत्र शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से पाया जाता है किसमें, कॉकरोच में पाया जाता है। खुला परिसंचरण तंत्र कहाँ पाया जाता है, कॉकरोच में पाया जाता है। आइएगा सवाल नंबर 25 की तरफ। 25 नंबर सवाल क्या कहता है कि मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा क्या होता है, मानव रक्त में उपस्थित क्या यूरिया की सामान्य मात्रा क्या होता है, मानव रक्त में उपस्थित, मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की समान मात्रा क्या होता है, 100 mg होता है या फिर 20 mg होता है, 30 mg होता है या फिर 40 mg होता है। समान उपस्थित यूरिया, तो यूरिया होता है 20 mg। कितना mg होता है, 20 mg। बोले तो ऑप्शन नंबर बी आ जाना। अगला क्या कहता है सर, अगला कहता है ना कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है, वसा की प्राप्ति होती है या फिर प्रोटॉन की प्राप्ति होती है या फिर ग्लूकोज की प्राप्ति होता है या फिर प्रकाश की प्राप्ति होता है। हमसे पूछा है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है, तो वसा की होती है या फिर प्रोटीन की होती है, फिर ग्लूकोज की होती है, फिर प्रकाश की होती है। देखो सर, प्रकाश संश्लेषण द्वारा ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। किसका प्राप्ति होता है, ग्लूकोज की प्राप्ति होता है। C6H12O6 प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है, तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। आइएगा सवाल नंबर कितना सर, 27 की तरफ। ये 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि मात्स्य का मुख्य शोषण अंग क्या है। ये मात्स्य का कौन सा है, तो मत्स्य का मुख्य शोषण अंग है कौन, ये मत्स्य का मुख्य शोषण अंग कौन है,
क्रिया है या फिर फेफड़ा या फिर गिल्स है या फिर नाक है? मत्स्य का मुख्य शोषण अंग, जैसे ही बोलेगा मत्स्य और मत्स्य का मुख्य शोषण अंग तो हमारा क्या होगा? गिल्स होगा। क्या होगा मेरे भाई? गिल्स होगा। मत्स्य का मुख्य शोषण अंग क्या होगा? गिल्स होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। अगला आइएगा सवाल नंबर कितना? 28 की तरफ। कहता है रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? ये रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? तो फ्लोएम में रहता है या फिर क्रोटसन में रहता है या फिर छल में रहता है, फिर पुराने जाइलम में रहता है? जैसी बोलेगा रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? अरे क्या रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? तो रेजिन एवं गोंद जो होता है सर वो कहाँ संचित रहता है? तो ये आपको पुराने जाइलम में रहता है। कहाँ पे रहता है? ये आपको पुराने जाइलम में रहता है। कहाँ पे रहता है? ये आपको पुराने जाइलम में रहता है। रहने दो उसको। आइएगा सर अगला सवाल नंबर कितना? 29 की तरफ। ये 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? तनी गौर कीजिएगा कि रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? तो पुराने जाइलम में रहता है। अरे सवाल एगो सवाल छूट गया ना सर। कहता है मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी है? देखो सर मानव के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। हम सबके मानव के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, लेकिन मछली के हृदय में 2 कोष्ठ होते हैं। मानव के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 4 कोष्ठ होते हैं, लेकिन मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो 2 कोष्ठ होते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं सवाल नंबर 31 की तरफ। ये 31 नंबर का आता है कि स्वाद कलियां पाई जाती है कहाँ? हम लोग जब कोई चीज को खाते हैं ना तो करते हैं आहा बड़ा मस्त लगा खाने में। तो ये जो स्वाद की कलियां होती है वो कहाँ से प्रकट होती है? ये होती है अग्नाशय की ऊपरी सतह पर या फिर जीभ की ऊपरी सतह पर या फिर अग्नावर की ऊपरी सतह पर या फिर ग्रासनी के भीतरी भीतरी द्वार पर। कहाँ होता है? तो ये सवाल नंबर 31 का सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में करना पड़ेगा, चाहे आप इस वीडियो को कभी भी क्यों नहीं देख रहे हो। कमेंट बॉक्स में करके आपको इसका सही आंसर, ये क्वेश्चन का सही आंसर इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको क्या होगा, जाकर के कमेंट बॉक्स देख लेना। ठीक है, बाकी थैंक यू, लव यू। आज का क्लास कैसा लगा? अगर सच में ये क्लास अच्छा लगा मेरे दोस्त तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर देना, और सच में अगर ये क्लास आपको अच्छा नहीं लगा तो भी कमेंट कर देना, क्योंकि ये संदीप कुमार सबकी बातें सुनता है और मैं कोशिश करता हूँ कि आप सबकी हम बातें सुने और आप सबकी बातें सुन करके हम आपको आगे बढ़ाने की थोड़ा सा भी कोशिश करें। ठीक है, बाकी थैंक यू, लव यू। देखते रहना इसके साइंस क्लासेस। चैनल पे जो भी लोग पहली बार आए हो तो शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको लगा कि ये वीडियो शेयर करने लायक है, ये क्लास अच्छा मैंने शेयर करने लायक है ये क्लास, तो अपने अपने दोस्तों तक फैला देना। बाकी थैंक यू, लव यू। मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू।